हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज। मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हो। तो जैसा कि हमने बोटनी का अपना चैप्टर शुरू किया था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और उसके बारे में हमने कुछ उसकी संरचनाएं, कुछ उसकी जो घटनाएं थी, किसी संरचना का निर्माण हो रहा था, किस प्रकार की संरचना होती है और कौन कौन सी प्रक्रियाएं इसमें संपन्न होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं कि जो पादप लैंगिक जनन करते हैं, उनमें लैंगिक जननांग के रूप में क्या उपस्थित होता है? पुष्प उपस्थित होता है। ठीक है। और इस पुष्प के आवश्यक चक्रों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है। आवश्यक चक्र दो थे अपने, एक तो था क्या? जायांग, और एक था क्या? पुमंग। ठीक है। जायांग को कहा हमने क्या? गाइनोइशियम, और पुमंग को हमने क्या कहा था? एंड्रोइशियम। ठीक है। इनकी एक एक इकाई के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी जो इकाई होती है उसको कहा जाता है क्या? स्टामेन या पुकेसर, और इसकी जो इकाई है उसको हम कहेंगे क्या? अंडप या पिस्टिल। दोनों की तीन तीन जो संरचनाएं होती हैं, तीन तीन जो भाग होते हैं, उनके बारे में भी हमने सेपरेटली पढ़ लिया, अलग अलग पढ़ लिया था इनके बारे में। यहां हमने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है। और लघु बीजाणु जनन के द्वारा हमने लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया पढ़ी। इसी प्रकार यहां हमने क्या पढ़ा? गुरु बीजाणु जनन, और गुरु बीजाणु जनन के द्वारा किसका निर्माण पढ़ा हमने? गुरु बीजाणुओं के निर्माण के बारे में पढ़ा था। ठीक है। इसके बाद में इसकी संरचना पढ़ी हमने, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु की संरचना के बारे में पढ़ा, और गुरु बीजाणु तथा लघु बीजाणु से फिर युग्मक कैसे बनते हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि ये जो परागकण है, इस परागकण में क्या होता है? परागनली विकसित होती है, और परागनली विकसित होने के बाद क्या बनते हैं? नर युग्मक बनते हैं। तो जहां पे हमने बात की थी कि परागकण का अंकुरण होने के बाद पराग नली में नर युग्मकों का निर्माण होता है, तो मैंने यहां पे बात की थी कि ये जो पराग नली का निर्माण होगा ये परागण की क्रिया के बाद में होता है। ठीक है। तो परागण की क्रिया हमने पढ़ ली कि परागण की जो क्रिया होती है पुष्प में दो प्रकार की है, एक स्वपरागण के बारे में हमने पढ़ा, और दूसरा पर परागण के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब परागकण अपना कहां पर स्थानांतरित हो जाता है? वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को कहा जाता है वृत्तिकाग्र। ठीक है। अपना जो परागकण है वो यहां पर पहुंच चुका है परागण की क्रिया के बाद में। परागण होने के बाद क्या यहां पे सीधा ही इस परागकण का अंकुरण होगा? इसके लिए पुष्प में एक अभिक्रिया होती है जिसको बोला जाता है परागकण जायांग अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? परागकण जायांग अभिक्रिया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि एक समान जाति की जो वृत्तिकाग्र है वो अपनी ही जाति की परागकण को क्या करती है? आकर्षित करती है। मतलब सेम स्पीसीज का जो परागकण होगा, जो पोलन ग्रेन होगा, वो क्या होगा? सेम स्पीसीज की जो स्टिग्मा होती है, जो वृत्तिकाग्र होता है, उस पर ही स्थानांतरित होता है। और जब समान प्रकार का परागकण इसमें स्थानांतरित होता है तो उसके बाद में ही क्या होता है? इस परागकण का अंकुरण होता है। यदि दूसरी किसी जाति का परागकण किसी माध्यम से इस वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसको ये वृत्तिकाग्र क्या कर देती है? प्रतिकर्षित कर देती है। उसका यहां पे परागकण का जो अंकुरण है वो नहीं हो पाता है। आप कह सकते हो कि यहां अगर दूसरी जाति का परागकण आ जाता है तो ना तो यहां पे पराग नली बनती है और ना ही उस पराग नली में नर युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? परागकण जायांग अभिक्रिया। और परागकण जायांग अभिक्रिया का सीधा सा मतलब क्या है कि जो वृत्तिकाग्र है पुष्प की, वो अपनी ही जाति के परागकण को आकर्षित करती है, और उसी जाति का जो परागकण है उस पुष्प की वृत्तिकाग्र पर क्या होता है? अंकुरित होता है। यदि किसी दूसरी जाति का परागकण इस वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसका अंकुरण यहाँ पे नहीं हो पाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? परागकण जायांग अभिक्रिया।
जब एक ही जाति का परागकण यहां पे स्थानांतरित हो गया तो उसके बाद में क्या होता है, समान जाति के परागकण के स्थानांतरण के बाद यहां पे जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर जल और पोषक तत्व जो होते हैं, इन पोषक तत्वों को ग्रहण करके ये जो परागकण है इसका क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये अभिक्रिया क्या होगी अपनी, परागकण जायांग अभिक्रिया। परागकण जायांग अभिक्रिया के बाद में अब क्या होता है, ये जो परागकण है इसका अंकुरण होगा। ये कब हो रहा है, जब प्राकृतिक रूप से क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, अपने पास कुछ वांछित लक्षणों वाले परागकण हैं, उन परागकणों को क्या करना है, अपने को यहां पे स्थानांतरण करना है। ठीक है, अब वो किस लिए करते हैं, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो रहेगा क्या, कृत्रिम संकरीकरण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कृत्रिम संकरीकरण, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि जो अलग अलग वंश की जो फसलें हैं, उनके जो वांछित लक्षण है उनको किसी एक किस्म में एकत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास में जो परागकण होंगे उन परागकणों को क्या करेंगे, यहां पे स्थानांतरित करेंगे। कैसे, कृत्रिम तरीके से, कि अपने पास में अलग वंश की दो किस्म है, एक का परागकण और दूसरे की क्या है, वृत्तिकाग्र। तो हमको क्या करना है भाई, परागकण की जो क्रिया करनी है वो आर्टिफिशियल तरीके से करनी है, इन परागकणों को अपने द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। अब ये लक्षण प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अगर पुष्प द्विलिंगी होता है, कैसा होता है, द्विलिंगी, मतलब जायांग और पुमंग यदि एक ही पुष्प में उपस्थित है तो इनमें स्वपरागण की क्रिया हो सकती है। ठीक है, तो इस स्वपरागण की क्रिया को रोकने के लिए दो ऐसी क्रियाएं हैं जो हम अपनाते हैं। एक तो होता है क्या, विपुंसन। क्या होता है, विपुंसन, जिसको बोलते हैं एमस्क्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको, एमस्क्यूलेशन। और दूसरा होता है क्या, थैली लगाना। दूसरा क्या करते हैं हम, थैली लगाना, जिसको क्या कहेंगे, बैगिंग। ठीक है, अब ये क्या है, देखो जब अपने पास में वांछित लक्षणों वाले परागकण है, अपने ही परागकणों को अपने को यहां पे स्थानांतरित करना है, तो सबसे पहले इस पुष्प के जो खुद के जो परागकण है उन परागकणों को अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ये विपुंसन की क्रिया करते हैं। विपुंसन का मतलब क्या हो गया, इस परागकोश के परिपक्व होने से पहले या इन परागकणों के परिपक्व होने से पहले हम क्या करते हैं, इस जायांग को बिना क्षति पहुंचाए क्या कर देते हैं, परागकोश को पुष्प से हटा देते हैं। इस क्रिया को क्या कहा जाता है, विपुंसन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं हम, परागकोश या परागकणों के परिपक्व होने से पूर्व जायांग को बिना क्षति पहुंचाए परागकोश को पुष्प से हटा देने की जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, विपुंसन कहेंगे। मतलब यहां से हमने क्या कर दिया, इस परागकोश को यहां से हटा दिया और ये परागकण भी यहां से क्या हो गए, हट गए। ठीक है, अब देखो इसमें स्वपरागण तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां से परागकोश हटा दिया, इसके परागकण हटा दिए हैं। लेकिन क्या हो सकता है, परपरागण तो हो सकता है। कैसे हो सकता है कि एक ही पादप के जो दूसरा पुष्प है उसके परागकण यहां पे स्थानांतरित हो जाए, या फिर किसी दूसरे पादप के जो परागकण है वायु के द्वारा, कीटों के द्वारा यहां तक स्थानांतरित हो सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अवांछित परागण हो जाएगा। और उस अवांछित परागण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पुष्प के चारों तरफ एक नाइट्रोसेल्यूलोज या पॉलीथीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको ढक दिया जाता है। जिससे क्या होगा, ये जो अवांछित परागण है वो इसमें नहीं होगा। जब पुष्प परिपक्व हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम इसमें परागकण स्थानांतरित कर देंगे और तब तक इस पुष्प को ढक कर रखा जाएगा जब तक कि इसमें फलों का निर्माण नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ढकने की जो क्रिया है उसको हम क्या कह रहे हैं, बैगिंग कह रहे हैं। जहां पे ये जो ढका गया जो भाग है, जो पॉलीथीन है, इस पे एक टैग लगा दिया जाता है जिसमें हम विपुंसन की तिथि लिखते हैं। ठीक है, और इसके जो जनक है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया अपना कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण का सीधा सा मतलब क्या है कि जब वांछित लक्षण अलग अलग वंशों में बिखरे हुए होते हैं तो उनको किसी एक ही
किस्म में या प्रजाति में एकत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम संकरीकरण की क्रिया करवाते हैं। इसके दो प्रमुख क्रियाएं हैं, एक है कौन सी, विपुंसन, और एक है कौन सा, थैली लगाना। विपुंसन में हमने पुष्प के नर युग्मकों को हटा दिया, ठीक है, जो युग्मकोद्भिद है उनको हटा दिया, और थैली लगाने में हम क्या कर रहे हैं, जो विपुंसित पुष्प है उनके चारों तरफ क्या करते हैं, पॉलीथीन या नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली लगा दी जाती है, जिससे क्या होगा, अवांछित परागण की क्रिया नहीं होगी। समझ में आ गया इतना? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अपना जो परागकण है ये परागकण कहां पर पहुंच चुका है, अपना परागकण आ चुका है अब कहां तक, इस वृत्तिकाग्र तक, और वृत्तिकाग्र तक आने के बाद अब क्या होता है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, जिसको कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जितनी भी इवेंट्स हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनको हम देखो कुछ भागों में बांट लेते हैं। जैसे पहला अपना भाग रहेगा परागकण का अंकुरण, परागकण का अंकुरण, ठीक है, या आप कह सकते हो परागनली का निर्माण। इसके बाद परागनली का प्रवेश, और देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्विनिषेचन व त्रिसंलयन, ठीक है। अब देखो परागकण यहां पहुंचने के बाद में क्या होता है, जो वृत्तिकाग्र होती है, इस वृत्तिकाग्र से जल और पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है, और जल और पोषक पदार्थ ग्रहण करने के बाद में क्या होता है, इसका अंकुरण होता है। जैसा कि हमने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा था कि अपना ये जो परागकण है इसके दो स्तर हैं। बाहर वाला जो स्तर है, बाहर वाला स्तर बना होता है किसका, स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है, ठीक है। जो रेजिस्टेंस होता है इसको क्या करता है, इसको प्रतिरोधी बनाता है, या इसकी आप कह सकते हो सुरक्षा का काम करता है। इसमें छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, जनन छिद्र कहा जाता है। और आंतरिक जो छिद्र है, जो झिल्ली है सॉरी, उसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं अंतःचोल, एंटाइन। और जो एंटाइन बनी होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ये पैक्टिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है, पैक्टिन की। तो यहां से पोषक पदार्थ ग्रहण करने के बाद क्या होता है, इसका जो आंतरिक चोल है, जो अंतःचोल है, ये क्या करेगा, ये इस जनन छिद्र से बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद में क्या होता है, जो वृत्तिका है, इस वृत्तिका में क्या हो जाता है, परागनली का निर्माण हो जाता है। और परागनली का निर्माण होने के बाद, जैसे मैंने पहले बताया था कि परागण से पहले ये द्विकोशिक अवस्था में होता है। एक बड़ी कोशिका होती है उसको वेजिटेटिव या काइक सेल कहते हैं, और दूसरी छोटी कोशिका होती है जिसको जर्मिनेटिव या जननिक कोशिका कहते हैं। जब परागनली का निर्माण होता है तो ये जो काइक कोशिका है, ये काइक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और ये अब जो जननिक कोशिका है ये परागनली में पहुंचती है। यहां आने के बाद इसमें एक समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने से क्या होता है, नर युग्मकों का निर्माण होता है, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया कि यहां पे क्या बन गए हैं, अपने दो नर युग्मक बन गए हैं। तो ये पहला पॉइंट अपना पहले भी क्लियर हो चुका है कि परागकण जब परागण की क्रिया हो जाती है उसके बाद वृत्तिकाग्र से पोषक पदार्थ और जल को ग्रहण करने के बाद में क्या होता है, अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद में क्या होता है, उसमें नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब ये जो परागनली है, इस परागनली का जब प्रवेश होता है तो परागनली सबसे पहले कहां पे जा रही है, देखो किसमें बढ़ रही है, ये बढ़ रही है वृत्तिका में। किसमें बढ़ रही है, वृत्तिका में। जब वृत्तिका में बढ़ती है तो ये क्या करती है, पैक्टिनेज एक एंजाइम है जिसका संश्लेषण करती रहती है, और ये पैक्टिनेज क्या करता है, इस वृत्तिकाग्र में आगे जो वृत्तिका है इसमें आगे से क्या बना रखता है, इसके लिए क्या बनाता है, रास्ता बनाता है, और परागनली फिर कहां पर पहुंचती है, अंडाशय में पहुंच जाती है। तो दूसरा अपना टॉपिक है परागनली का प्रवेश। जब परागनली वृत्तिकाग्र में जाती है, वृत्तिकाग्र में यहां तक आ गई, इसके पास में दो नर युग्मक है, और वृत्तिकाग्र में आने के बाद में ये अंडाशय में आती है। अंडाशय में पहुंचने के बाद ये प्रवेश करती है किसमें, बीजांड में। किसमें प्रवेश करेगी, ये बीजांड में प्रवेश करेगी। और जो बीजांड में प्रवेश होता है वो परागनली का जो प्रवेश होता है वो तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, तीन प्रकार से। कैसे, देखो अपना ये बीजांड है जिसकी संरचना के बारे में भी हमने पहले पढ़ लिया है, ये बीजांड की संरचना है अपनी, ठीक है। ये वाला भाग है इसका निभाग, चैलेजल है, ठीक है। ये है इसके अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट,
और ये है इसका बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। ठीक है, एक जो प्रवेश करती है वो किससे कर सकती है, निभाग से प्रवेश कर सकती है परागनली। दूसरा किससे प्रवेश कर सकती है, इन अध्यावरणों के माध्यम से प्रवेश कर सकती है। और तीसरा कहां से प्रवेश कर सकती है, बीजांड द्वार से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, अब देखो, जब परागनली सबसे ज्यादा जो प्रवेश करती है, अधिकांश जो पादपों में परागनली का प्रवेश होता है कहां पे, बीजांड में, वो कौन सा होता है, बीजांड द्वारी प्रवेश होता है। तो पहला जो प्रकार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, बीजांड द्वारी। ठीक है, और बीजांड द्वारी प्रवेश को कहा जाता है क्या, पोरोगेमी। क्या कहा जाता है इसको, पोरोगेमी। ठीक है, दूसरा है कौन सा, अध्यावरणी प्रवेश, और अध्यावरणी प्रवेश को कहा जाता है कौन सा, मीजोगेमी। कौन सा कहा जाता है इसको, मीजोगेमी कहा जाता है। और तीसरा जो प्रकार है अपना वो कौन सा है, निभागी प्रवेश, जिसको कहा जाता है चैलेजोगेमी। क्या कहा जाता है इसको, चैलेजोगेमी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से क्या हो रहा है, जो परागनली है वो बीजांड में प्रवेश कर रही है, बीजांड द्वार से, अध्यावरण से और निभाग से। जब बीजांड द्वार से प्रवेश कर रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, पोरोगेमी। अध्यावरण से प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मीजोगेमी। और जो निभाग से प्रवेश करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, चैलेजोगेमी कहते हैं। ठीक है, इस परागकण के अंकुरण में आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें परागण के बाद जो जनन छिद्र है उससे एक परागण से केवल एक ही परागनली का निर्माण होता है। ठीक है, एक परागकण केवल क्या करता है, एक ही परागनली का निर्माण करता है। लेकिन हम बात करें, जैसे एक कुल है अपना मालवेसी, कौन सा कुल है, मालवेसी, और दूसरा कौन सा है, कुकुरबिटेसी। दूसरा कौन सा कुल है, कुकुरबिटेसी। इस कुल के जो परागकण होते हैं, इन कुल के पादपों में परागकणों में एक परागकण से एक से अधिक क्या होती है, परागनली विकसित होती है। ठीक है, और ये परागनली विकसित होने के बाद क्या कर रही है, व्रतिकाग्र में जा रही है, व्रतिकाग्र से अंडाशय में पहुंच गई, और अंडाशय से पहुंचने के बाद में कहां चली जाती है, बीजांड। अब बीजांड में अपनी जो संरचना उपस्थित है जिसको हमने पढ़ा था क्या, भ्रूणकोश। ठीक है, एम्ब्रियोसेक, इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहां प्रवेश करने के बाद अब परागनली किसमें प्रवेश करती है, इस भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। भ्रूणकोश में प्रवेश करने के दौरान क्या होता है, ये जो बीजांड द्वार की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें एक तो हो गई अपनी अंड कोशिका, दो क्या है अपनी सहायक कोशिका। तो इन सहायक कोशिकाओं का जो तंतु रूपी समुच्चय होता है, इस तंतु रूपी समुच्चय के द्वारा क्या करती है, ये परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तंतु रूपी समुच्चयों का जो निर्माण होता है वो कौन सी कोशिकाओं में होता है, सिनर्जिड सेल्स में। आप कह सकते हो कि सहायक कोशिकाओं में क्या होता है, तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण होता है। ठीक है, और जब तंतु रूपी समुच्चय का निर्माण हो गया तो उसके बाद में परागनली अब कहां पर पहुंच चुकी है, अपनी भ्रूणकोश में पहुंच चुकी है। इतनी कहानी समझ में। परागकण का अंकुरण हुआ, अंकुरण के बाद में परागनली बनी। परागनली अधिकांश पादपों का जो परागकण है उसमें एक परागकण से एक परागनली बनती है, लेकिन मालवेसी और कुकुरबिटेसी में क्या होता है, एक परागकण से एक से अधिक परागनलियों का निर्माण होता है। इसके बाद में परागनली का हमने प्रवेश पढ़ा है। परागनली का प्रवेश कहां पर होता है, व्रतिकाग्र में जाने के बाद अंडाशय में, अंडाशय में पहुंचने के बाद में कहां पहुंच गई, बीजांड में, और बीजांड में प्रवेश करने के बाद जो परागनली है वो कहां पर आ जाती है, भ्रूणकोश में आ जाती है। ठीक है, अब देखो अपनी जो स्थिति है जिसमें पराग नली कहां पर पहुंच चुकी है, भ्रूणकोश में। ये अपना भ्रूणकोश है जिसमें 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक है। यहां पहुंचने के बाद ये तंतुरूपी समुच्चय बन गया। यहां पहुंचने के बाद ये परागनली का जो भाग है आगे से क्या हो जाता है, टूट जाता है, और उसके दोनों नरयुग्मक कहां आ जाते हैं, इसके कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। ठीक है, दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश के कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब होगी कौन सी क्रिया, द्विनिषेचन व त्रिक-संलयन, जिसकी खोज किसने की थी, एस.जी. नावास्चिन ने की थी। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, एस.जी. नावास्चिन ने। कहां पर, पादप था कौन सा, फ्रिटिलेरिया। कौन सा था, फ्रिटिलेरिया, और दूसरा पादप था कौन सा, लीलियम। ये ऐसे दो पादप थे जिनमें एस.जी. नावास्चिन ने क्या किया था, द्विनिषेचन की खोज की थी। अब इस द्विनिषेचन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये द्विनिषेचन आखिर होता क्या है। ये सहायक कोशिकाएं
ये अपनी अंड कोशिका है और ये अपने दोनों नर युग्मक है। पहले संरचना पढ़ ली, ये अगुणित होती है। ये केंद्रीय कोशिका है जो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ठीक है, एक नर युग्मक क्या करता है, इस अंड कोशिका के साथ में निषेचन करेगा और निषेचन करने के बाद अपने पास में एक द्विगुणित संरचना बनती है जिसको हम कहेंगे क्या, युग्मनज। क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे। ठीक है, जाइगोट। कैसे बना, अंड कोशिका अगुणित है अपने, और एक नर युग्मक जो है वो भी क्या है, अगुणित। जब इन दोनों का निषेचन हुआ, संलयन हुआ, तो संलयन से एक द्विगुणित संरचना बनी जिसको हमने क्या कह दिया, युग्मनज कह दिया। और ये युग्मनज क्या करता है, आगे भ्रूण का निर्माण करेगा और भ्रूण से फिर क्या होगा, नया पादप विकसित होता है। दूसरा नरयुग्मक अमीबीय गतिकी द्वारा कहां पहुंचता है, इस केंद्रीय कोशिका के पास में पहुंचता है। और केंद्रीय कोशिका के पास जाने के बाद में देखो क्या होगा, द्विगुणित पहले से है ये, और फिर क्या होता है, एक केंद्रक आकर के और संलयित हो गया, तो अपने पास में कैसी संरचना बन गई, एक त्रिगुणित संरचना बन गई। कैसी संरचना बन गई, त्रिगुणित संरचना का निर्माण हुआ, जिसे हम कहेंगे प्राथमिक भ्रूणपोष। क्या कहेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष। और इस प्राथमिक भ्रूणपोष से क्या बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। यहां पे निषेचन की क्रिया एक बार अंड कोशिका से हो रही है, दूसरी बार केंद्रीय कोशिका से हो रही है, तो क्या हुआ, द्विनिषेचन हुआ, दो बार निषेचन हुआ। और त्रिक संलयन में एक बार यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तीन केंद्रकों का संलयन भी होता है। इस क्रिया के दौरान क्या होता है, तीन केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, त्रिसंलयन भी कहा जाता है। तो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन क्या है, कि द्विनिषेचन और त्रिक संलयन कब होगा, जब परागनली भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, उसके बाद इसका जो आगे वाला भाग है वो टूटता है। टूटने के बाद दोनों नरयुग्मक भ्रूणकोश के कोशिका द्रव्य में मुक्त होंगे। यहां मुक्त होने के बाद एक नरयुग्मक अंडकोशिका के साथ निषेचन करके द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जिससे आगे भ्रूण का निर्माण होगा और भ्रूण से क्या बनता है, नया पादप बनता है। दूसरा नरयुग्मक अमीबीय गति से कहां तक पहुंचता है, केंद्रीय कोशिका तक पहुंचता है। और केंद्रीय कोशिका से क्या होगा, केंद्रीय कोशिका पहले से द्विगुणित है, इसके साथ में एक अगुणित केंद्रक जुड़ गया, तो एक त्रिगुणित संरचना बनती है जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष कहते हैं। और प्राथमिक भ्रूणपोष से क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है जो क्या करेगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। तो ये जो सभी क्रियाएं हैं ये अपनी क्या हो गई, किस टॉपिक में होती है, कंप्लीट निषेचन में। निषेचन के बाद आगे कौन सी क्रियाएं होगी, कि जैसे मैंने बताया युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया पादप बनता है। तो पहली प्रक्रिया तो ये हो गई अपने, कि निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कैसे होगा। एक प्रक्रिया हम ये पढ़ेंगे कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है। अधिकांश पादपों में पहले भ्रूणपोष बनता है, उसके बाद में भ्रूण का निर्माण होता है। और जो बाकी की संरचनाएं अपने पास में बची हुई हैं, जो अपना बीजांड बचा हुआ है, जो अपना अंडाशय बचा हुआ है, वो निषेचन के बाद में किस प्रकार से रूपांतरित होते हैं, इसके बारे में हम अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक एक बार पिछले वाली जो क्लास है उनको आप एक बार देखें, इस टॉपिक को रिवाइज करें। जैसा आपको कुछ समझ में आया, कुछ अगर आपको कमियां लगी तो उसको एक बार कमेंट में करके जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।